हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन मोड हमारा स्टार्ट हो चुका है, पीटी 365। आज हम इकोनॉमिक पार्ट लेंगे। डेली कोई ना कोई नया पार्ट आपको चैनल पे दिखेगा। इन्वायरमेंट का सेक्शन आपको मिल ही गया है कल। आज आपको इकोनॉमी मिलेगा। ऐसे ही डेली आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। तो कीप इन ट्यून विद आवर चैनल ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशंस तो बहुत मिल गई हैं, लेकिन हमारा रिवीजन कम नहीं होना चाहिए। जितनी बार रिवीजन करोगे ना चीज़ों को, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना बेस्ट रहेगा गाइस। तो आज की जो पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो जीडी और जीवीए के गैप के बारे में, और उससे भी पहले आपको जीडी और जीवीए के अंदर, जीडीपी और जीवीए के अंदर उसकी यूटिलिटी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो, जीडीपी का सीधा सा मतलब है किसी एक गिवन पीरियड टाइम में टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के अंदर कंट्री की कितनी वैल्यूज़ ऑफ मार्केट वैल्यू अब जो आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है, उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है। जीवीए के अंदर क्या होता है कि आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, और उसमें से आपने कंट्री के अंदर डिडक्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल को माइनस करने के बाद जो टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हुई है, उसको हम जीवीए कहते हैं। ठीक है। तो जब भी जीडीपी प्रोडक्शन मेथड से हम निकालते हैं ना, तो उसके अंदर जीवीए ही निकाल रहे होते हो आप। मेजरमेंट कैसा होता है, तो देखो, जब भी जीडीपी निकालते हैं ना, तो आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोचेस होती हैं। वो आपने डेफिनेटली अगर क्लास 12 वाला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ना, उसमें भी आपको सिखाया गया है। जीवीए के अंदर क्या होता है, आउटपुट रीच होती है और प्रॉक्सी फॉर जीडीपी निकाला जाता है। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, देखो टेक्निकल, ताकि डिफरेंस ऑलमोस्ट समझ आ जाए आपको, क्योंकि एग्जाम में ना गाइज आपको याद है फॉर्मूले भी लिखे हुए आते हैं कई बारी, तो आपको उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे उसको करना होता है। देखो, जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जीवीए प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट माइनस नेट सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। तो अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो फिर आप डेफिनेटली कहीं से भी कहीं बिल्कुल भी आपके मन में किसी तरह का संशय नहीं रहेगा। पर्पस क्या होता है जीडीपी को निकालने के लिए, तो जीडीपी देखो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर है। किसी भी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो किससे पता चलती है, जीडीपी से पता चलती है। जीवीए का पता कैसे चलता है, सेक्टर वाइज डिटेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या होती है, तो उसको हम जीवीए कहते हैं। अच्छा, इंडिया में जीवीए की अगर कहानी सुनोगे तो जीवीए बेसिक प्राइसेस से निकाला जाता है। बेस ईयर उसका याद रखना 2011 से 12 था। प्राइमरी मेजर होता है आउटपुट को निकालने का, किसी भी वेरियस सेक्टर इकोनॉमी को पता लगाने का। हम कहाँ कहाँ जीवीए सेक्टर्स हमारे कहाँ कहाँ हैं, माइनिंग, क्वेरिंग में, एग्रीकल्चर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, होटल्स, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, इन सब में हमारा जीवीए सेक्टर्स है। हाँ, यहाँ सब जगहों पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और उसका टोटल आउटपुट निकाला जाता है। क्या डिडक्ट करके, इनपुट और आपका रॉ मटेरियल डिडक्ट करके। ठीक है। तो इट वॉज डन टू कन्फर्म कि यूनियन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 का कैसे कैसे आया है। और इवन जो SNA है, डेट इज सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, जो है लेटेस्ट वर्जन है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड का। ठीक है। और क्वार्टरली और एनुअली इसको एस्टिमेट करना जीवीए को, और ये बाय कैसे किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ब्रॉड 8 सेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको निकालता है। अब समझने की ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि जीडीपी और जीवीए गैप क्यों क्रिएट हुआ है। तो देखो, बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है। जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है और जीवीए बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो एक गैप तो इसी वजह से क्रिएट हो जाता है। सेकेंड रीज़न है जीडीपी ग्रोथ लैग्स जीवीए ग्रोथ। ठीक है। जब सब्सिडीज़ हाई होंगी, टैक्सेस लो होते हैं, तो जीडीपी लैग्स जीवीए ग्रोथ। अब देखो, यही पेपर में तुमसे प्रीलिम्स में करके पूछ लिया जाएगा कि जीवीए ग्रोथ लैग्स जीडीपी ग्रोथ व्हेन सब्सिडीज आर हाई एंड टैक्सेस आर लो। तो आपको टेक्निकल फॉर्मूला अगर याद होगा ना गाइज, जो भी हमने करा, तो फिर आप यहाँ गलती नहीं करोगे। सिमिलरली, अगर टैक्स कलेक्शन हाई है, सब्सिडीज़ लो होती हैं, तो जीडीपी हायर होता है, ग्रोथ उसकी हायर होती है देन जीवीए। समझ गए आप बेसिक बातें। अब आगे चलते हैं। यूटिलिटी क्या होती है दोनों ही चीज़ों की, जीडीपी की और जीवीए की, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में। देखो, किसी भी इकॉनमी के हेल्थ को बताने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है कि ग्रोइंग इकॉनमी है, रिसेशन एक्सपीरियंस कर रही है, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताना हो, किसी कंट्री का इनकम बतानी हो, वहाँ पर क्रॉस कंट्री एनालिसिस करना हो, वेरियस पैरामीटर्स पे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, ये सबको देखने के लिए हमें जीडीपी की तरफ जाना पड़ता है। समझ रहे हो, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बताता है कि हमें जीडीपी इस्तेमाल करना है, या उस जीडीपी की यूटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है या जीवीए की यूटिलिटी ज़्यादा है। जीवीए आपको ना रियल पिक्चर देता है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, बेटर टैक्स कंप्लायंसेस को समझाता है, सेक्टर वाइज, रीजन वाइज ब्रेकडाउन जो हुए होते हैं उसके बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है।
तो अब इससे रिलेटेड न्यूज़ और भी समझो। एक चीज़ आती है गाइस, हम ना ग्रीन जीडीपी आपने सुना होगा, और आजकल बहुत ज़्यादा इस बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो रिसेंट आरबीआई का एक पेपर आया, उसने बोला कि इंडिया की जो ग्रीन जीडीपी है ना, वो ट्रेडिशनल जीडीपी से आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, पास्ट 3 डिकेड से अगर आप देखो तो उससे अब का जो डिकेड है वो उसमें इंडिया की ग्रीन जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। ग्रीन जीडीपी को पहले प्रपोज किया गया था 1993 में। ग्रीन जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेविंग ऑफ रिसोर्सेज, सारा का सारा में निकाला जाता है। इंडिया का क्या अटेम्प्ट है ग्रीन जीडीपी को मेजर करने का, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको पूरा कंपाइल करती है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को। उसके लिए कॉन्सेप्ट है एनकेव्स। एनकेव्स क्या होता है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इसको कब लॉन्च किया गया? 2017 में। गाइस देखो, यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का अटेम्प्ट क्या लिया, तो आपको एनकेव्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए ताकि नॉलेज एंड अकाउंटिंग प्रोसेस इको सिस्टम का अकाउंटिंग का बेहतर हो पाए। तो यह आया ग्रीन अकाउंटिंग फॉर इंडियन स्टेट्स एंड यूटी है। फर्स्ट स्टेट जिसने ये किया है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को बनाया है, दैट इज़ योर उत्तराखंड। आपको पहला स्टेट का नाम भी याद रखना है। फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंटल कजनेट कर्व्स के रिलेटेड। तो कजनेट कर्व जो है बेसिकली आपको ये बताता है, ईकेसी कब आपको ये आर्ग्यू करता है कि जो इनिशियल फेज किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, देयर सीम्स टू बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? पॉल्यूशन लेवल और पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि देखो ये है लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये है जीडीपी पर ग्रोथ। तो पहले क्या हुआ? प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में लेवल कैसा था? कम था। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ही तो आप देख ही रहे हो, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप पोस्ट जब रिकवरी की तरफ आए तो फिर आप धीरे धीरे देखोगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा और जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो दिस इज़ हाउ। तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कौन फॉलो कर रहा है, इस सारा इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। नहीं एक बारी में पकड़ पा रहे हो, वीडियो को बार बार सुनो गाइस, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाए, आपको कुछ और वापस से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। सेकंड आपका टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। एचडीआर रिपोर्ट याद रखना, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है। इस रिपोर्ट के तहत क्या बातें होती हैं? अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो कुछ ना इंडाइसेस हैं अंडर द एचडीआई रिपोर्ट, दैट इज इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एस्टिमेट एचडीआई वैल्यूज़ फॉर वुमेन एंड मेन, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो कि बताता है इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी है ना, 3 डायमेंशंस को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैप्चर करना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कोई व्यक्ति कितना फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के साथ रह रहा है और कितना वेलबींग उसका इंप्रूव होता जा रहा है। तो पहली बार जब एचडीआर की रिपोर्ट आई 1990 के अंदर, तो उसमें 3 मेजर की फैक्टर्स को, डायमेंशंस को कई बार आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है और वैसे मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही सकता है। तो 3 डायमेंशंस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट को पता लगाने की? एक है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड इज एक्सेस टू नॉलेज एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी अगर इन तीनों चीज़ों के पास 3 डायमेंशंस अगर हैं तो फिर आप क्या फॉलो कर रहे हो? ह्यूमन डेवलपमेंट। कुछ की फाइंडिंग्स हैं कि सबसे पहली की फाइंडिंग क्या है? डिक्लाइन इन ग्लोबल एचडीआई फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अभी क्या हो रहा है? 2021-22 की रिपोर्ट में पता चल रहा है कि भाई डिक्लाइन हो रहा है कॉन्जिक्यूटिवली, और इंडिया की रैंक आई है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। और आपको हमें शर्म आएगी सुनते हुए कि हमारे से अच्छी एचडीआई की रिपोर्ट जो आती है वो श्रीलंका की 73 है, चाइना की 79 है, बांग्लादेश, भूटान के हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि मैन एंड वुमेन फास्टर देन द वर्ल्ड, मतलब बिटवीन जो गैप है ना हमारा, इसी वजह से क्रिएट हो रहा है। अब रीज़न और समझो। एक तो कॉम्बिनेशन रीजन है, कोविड-19 पैंडमिक, रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे, क्लाइमेट क्राइसिस, सब चीज़ों की वजह से हमारा डेवलपमेंट स्कोर बिगड़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी डिप हुई है इन 2021 इफ यू कंपेयर विद 2019। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू है वो गिर गया है, प्लेसिंग द कंट्री इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रॉप हो गई है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमारे कम हुए हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कम है। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी डाउन चली गई है। तो इस वजह से हमारा एचडीआई भी क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, इसमें आपने पढ़ा यूएनडीपी के बारे में। हेडक्वार्टर्स पता चलने चाहिए आपको, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कब बनाया गया? देखो इन बॉडीज़ के बारे में ना एकदम समझ लो रट के जाना है, ये इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, रट के जाओ। हेडक्वार्टर्स यूएनडीपी के न्यूयॉर्क में। कहाँ इस्टेब्लिश है? 1965 में हुआ था। क्या है, कैसे मर्ज हुआ? 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी,
यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम टेक्निकल असिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड, दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। मैंडेट क्या है? पॉवर्टी एंड करनी है, ग्लोबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रोपोगेट करना है, रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। 770 कंट्रीज टेरिटरी है, इंडिया भी इसका मेंबर है। और कुछ फैक्टर्स क्या हैं जो है वो 3 मेन फैक्टर्स पे काम करता है: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिजिलियंस, लाइक दिस। एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ध्यान रखना। कुछ बातें हैं इसको बिल्कुल समझते हुए करनी है। नेक्स्ट टॉपिक गाइस आ रहा है पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड, पॉवर्टी एस्टिमेट से रिलेटेड, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट, वर्ल्ड बैंक की स्टडी की जो निकल कर आया वो हम बात करने जा रहे हैं। देखो IMF ऑथर एफिलिएट कर रहा है कि IMF वर्ल्ड बैंक ने 2 तरह के एस्टिमेट्स पॉवर्टी इक्वलिटी के रिलेटेड निकाले। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है एंड ऑल्सो रिलीज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट भी। अब ध्यान रखो ये रिपोर्ट्स के नाम, इसको तुम सिर्फ ऐसे ही मत सुन लेना। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इंडिया की रिपोर्ट आए तो याद रखना किसका नाम लिख कर आओगे, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, EC-PM, जिसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी। अब ये डिफरेंट तरह के पॉवर्टी मेजर्स बताते हैं। देखो सबसे पहले समझना पॉवर्टी 2 तरह से होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी का जो बेस है वो है पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड और द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एब्सोल्यूट या एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है कि आपके पास बेसिक सर्विसेज भी नहीं है, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, फूड नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। इसको हम एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, समझ गए। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति $1.9 से अगर कम कमा रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी उसकी इससे भी कम है एक दिन में, तो उसको क्या बोला जाएगा कि एक्सट्रीमली पुअर है बाय द वर्ल्ड बैंक। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि वर्स इनकम एंड रिसोर्स स्टेटस ऑफ अ पर्सन और अ हाउस होल्ड देन व्हाट इज थॉट टू बी एडिक्वेट। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पड़ोसी के पास BMW आ गई, मेरे पास अभी सिर्फ डिज़ायर ही है, तो मेरे को एक बड़ा फील होने लगा यार उसका तो वेल्थ बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा। इस तरह की पॉवर्टी को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। बट पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेस चेंजिंग विद टाइम एंड प्लेस, है ना। ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। हमारी कंट्री में हमें ज़्यादातर एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी दिखती है और रिलेटिव पॉवर्टी भी है। बाहर के देशों में आप देखोगे रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है। पॉवर्टी एस्टिमेशंस के लिए कुछ अप्रोचेस हैं, डायमेंशंस हैं। देखो एक होती है वेलबींग अप्रोच, ये ध्यान से सुनना। वेलबींग अप्रोच का मतलब है हम बात कर रहे हैं मटेरियल, सोशल और स्पिरिचुअल इमोशन, 3 डायमेंशंस इसमें दी जाती हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच से जब देखते हो तो अमर्त्य सेन ने एक नोबल इकोनॉमिक प्राइज उन्हें मिला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि भाई देखो अल्टरनेटिव टू इनकम एंड कंजम्पशन अप्रोच, और इसमें हम 5 तरह की बात करते हैं। ये आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, ह्यूमन कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, सोशो कल्चरल, सिक्योरिटी कैपेबिलिटी अगर है तो फिर तो आप सही हो, वरना इन कैपेबिलिटीज़ में कहीं भी कमी आ रही है तो पॉवर्टी है। डायमेंशन पॉवर्टी का आ रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, ये 2010 में लॉन्च हुआ। इसको UNDP ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव देता है, मेजर करते हैं इसमें डिफरेंट हाउस होल्ड्स में जाके उन्होंने चेक करा। 3 डायमेंशंस पे बात करते हैं, एजुकेशन ली है नहीं ली है, कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग गए, स्कूल की अटेंडेंस कैसी रहती है, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर आपसे देखो क्वेश्चन में समझना है, अगर पूछे कि MPI के 3 डायमेंशंस बताओ तो एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना किस समय क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड आपको ना कुछ कमेटीज़ के नाम बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। दैट इज़ तेंदुलकर कमेटी, 2009 में आई। इसकी मेथोडोलॉजी होती थी MPC कि अगर पॉवर्टी को फाइंड आउट करना है तो MPC निकालो, दैट इज़ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, और नेशनल एम्बल सर्वे से कम्यूट हो जाता है डेटा से। रंगराजन कमेटी 2014 में आई है। इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है कि लार्ज सर्वे करो हाउस होल्ड्स का, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियाज इकॉनमी, वो सब निकालो। नीति आयोग का एक नेशनल MPI बेसलाइन रिपोर्ट है, वो भी 10 इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग निकालता है। अदर कमेटीज़ अलग कमेटी है 1979, लखड़वाला कमेटी 1993। कमेटीज़ के नाम बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, आपसे मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है कौन सी कमेटी सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेशंस के लिए इंडिया में आई है, तो बी वेरी क्लियर अबाउट द सेम, ठीक है। उसके बाद अदर इनइक्वालिटी मेजरमेंट फॉर इंडिया भी है, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्सेज है। इसको बाइनली यानी कि हर 2 साल में निकाला जाता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें 123 थी, इनइक्वालिटी और इम्प्रूविंग बाय 6 प्लेसेस फ्रॉम प्रीवियस रैंकिंग लाइक दिस। उसके बाद टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रंट पे क्या है, तो उसके रिलेटेड रिपोर्ट है। ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करता है, चेक करता है। इसमें देखा भी गया कि रेजिलियंस कोविड-19 के बाद कैसे कैसे हुआ। 123 इकॉनमीज़ पे सर्वे किया गया, ठीक है। तो इंडिया इज़ अमंग द 7 कंट्रीज़ होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन एडल्ट जो कि फॉर्मल बैंकिंग में जिनका एक्सेस ही नहीं है। अब ना इस तरह का जो डेटा होता है ना, आपके आंसर्स में बड़ा काम करता है, और प्रीलिम्स में तो यू नेवर नो कौन सी स्टेटमेंट कहाँ से चिपका के वो डाल देंगे और तुम कहाँ बहक जाओगे। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करते जाओ। उसके बाद आता है आपका फिनक्लूवेशन का लॉन्च कौन करता है, इसको लॉन्च्ड बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक,
जॉइंट इनिशिएटिव था, कोलैबोरेट विद फिनटेक स्टार्टअप। वो ये क्रिएट करते हैं, इनोवेट सोल्यूशंस निकालते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है, डाउन टू सेक्शंस भी है, अगर या कोई भी रिमोट एरिया में भी जाके इंडिया में बैठा है ना, वो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाए, यही इनका प्रयास है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, FI इंडेक्स है, तो रिलीज बाय RBI, ताकि वो एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैप्चर कर पाए, डिटेल्स बैंकिंग इन्वेस्टमेंट ये सब देख पाए, तो ये इसके अंदर लिखा जाता है। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है ग्रोथ डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिवेशन में। पहली एक टर्म याद रखना, डैट इज़ ग्लास क्लिफ। ग्लास क्लिफ का मतलब क्या होता है गाइस? एक ऐसी सिचुएशन जहां वुमेन को प्रमोट किया जा रहा है हायर पोजीशन पर, तब जब बहुत क्राइसिस का समय हो, रिसेशन का पीरियड हो, या चांसेस हो कि फेल होने वाला है ये सेटअप पूरा, तो फिर हम वुमेन को डरा देते हैं ताकि वुमेन पे ब्लेम कर पाएँ। अगर वो उसने कंपनी को ठीक से डाउन टू वर्ड स्पेल से नहीं निकाल पाई तो वुमेन पे निकाल देंगे। तो स्टीरियोटाइप क्या बना? वो नॉट बीइंग आइडल इन लीडरशिप पोजीशन। तो इसका मतलब है चैलेंजेस फेस बाय माइनॉरिटीज राइज कम ग्रुप्स। याद रखना ग्लास क्लिफ, बहुत सारे ना कीवर्ड्स टर्म्स पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्म है आपका टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में आपके आउटपुट में डिक्लाइन रहा, बैक टू बैक रियल GDP में कंट्रैक्शन आ रहा है, वन ऑफ इवेंट कॉज, जैसे कोविड-19 लॉकडाउन इम्पोज हो गया, जनरली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, बट उसका इम्पैक्ट बड़ा गंदा रहा। GDP का ट्रेंड जो आपने करा तो रिसेशन की तरफ दिखा रही है, ठीक है। कई सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल रिसेशन। तीसरा है डूम लूप। डूम लूप टर्म कहाँ से आई? इकोनॉमिकली अभी इस वक्त बताया जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि यूरोप इज़ हेडेड फॉर डूम लूप। इसका मतलब क्या होता है? सर्कल ऑफ वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम इतनी गंदी तरह से सिवियरली हर्ट हुआ है कि वहाँ का सारे जो सॉवरेन बॉन्ड्स है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रिजर्व सारे होल्ड पे चले गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो वो फिनोमेना है जहाँ पर शॉक लग जाता है वन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और वो पूरा एम्पलीफाई करता है। आपको पता है ना, बैंकिंग सिस्टम में जरा सा सिस्टम खराब, इकॉनमी पूरी ध्वस्त हो जाती है। तो याद रखो, किसी भी कंट्री की इकॉनमी का पता उसके साउंड बैंकिंग सिस्टम से पता चलता है। फिर फोर्थ आता है आपका क्रिएटिव इकॉनमी। क्रिएटिव इकॉनमी का मतलब क्या है? UN कमीशन ने ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है आपका UNCTD, उसने निकाला है ये टर्म, कि जो भी इंटरफेस बिटवीन योर क्रिएटिविटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी को निकालते हुए, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकॉनमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन ने 2021 में मनाया है। अब ये पूछ लेगा पेपर में, तो बी वेरी क्लियर क्या है। तो क्रिएटिव इकॉनमी में आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑडियो वीडियो आर्ट, ये सबका इस्तेमाल करते हुए अकाउंटेड फॉर योर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह करते हुए किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्रिएटिव इकॉनमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह से कुछ करा जाता है। इसमें इमेजेस, साउंड, टेक्स्ट, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ आता है इसमें ट्विन सिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके रिलेटेड फाउंडेशन क्रिएट करा, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी जा रही है एग्जिस्टिंग सिटीज़ को, नए सैटेलाइट्स लगाए जा रहे हैं, क्लीन ग्रीन हाई क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो वो TCD। नेक्स्ट टर्म है अर्बन 20 यानी U20। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर G20 कंट्रीज आके वेरियस इंपॉर्टेंट इशूज़, अर्बन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन पे बात करेंगे, ठीक है। डायलॉग होगा नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स का भी वहाँ पर। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। ट्विन ट्रांजिशन एक टर्म आई है। ट्विन ट्रांजिशन का मतलब ध्यान में रखना कि इसका मतलब है कि ह्यूज एंड लार्जली अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी में, एंड दैट डेटा टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी गोल्स। नीड फॉर ट्विन ट्रांजिशन कैसे शुरू हुआ? क्योंकि ना 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, 4.0। तो रादर देन ट्रीटिंग डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी इन आइसोलेशन, हमें क्या करना है? ह्यूज बेनिफिट उठाने हैं इसके, मतलब हमें एक हॉलिस्टिक तरीके से इसको ना यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर प्रूफ ऑर्गेनाइजेशन इस पर पूरा काम करती चली जाए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 रिलीज़ कौन करता है? याद रखना, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को रिलीज़ करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें ना कंपेयर करते हैं 200 गुड्स जो भी हैं, सर्विसेज हैं, 172 सिटीज़ का प्राइस उसके कितने कितने बड़े। न्यूयॉर्क ने इसमें टॉप किया है, उसके बाद सिंगापुर है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पूरा रिसर्च एनालिसिस डिवीजन वगैरह इस पर काम करता है। 5 प्रण याद रखना अमृतकाल के, डेवलप्ड कंट्री थ्रू 5 प्रण। तो इंडिपेंडेंस डे पे भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, एम्ब्रेस किया था नेक्स्ट 25 ईयर्स में व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो पहला प्रण है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। गाइस प्लीज़ इसको अपने आंसर्स में लिखने हैं। फर्स्ट प्रण वैसे तो प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकता है, इंटरव्यू में भी बता के आ जाओगे अगर पता रहेगा। तो पहला प्रण क्या है? गोल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड इंडिया। सेकंड प्रण क्या है? रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। थर्ड प्रण क्या है? टेक प्राइड इन आवर रूट्स। फोर्थ प्रण क्या है? यूनिटी। फिफ्थ प्रण क्या है? सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स। तो चारों पाँचों को याद करना है, ठीक है। पहला क्या है? डेवलप्ड इंडिया। सेकंड क्या है? रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियल, ठीक है। टेक प्राइड इन आवर रूट्स, यूनिटी एंड द सेंस ऑफ ड्यूटी। तो कुछ भी इसका निमोनिक बना के आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से प्रण है, ठीक है।
फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड जो है पैंडमिक एंड प्रिवेंशन के लिए बनाया गया, प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस के लिए इस्टेब्लिश करा गया, फाइनेंशियल कमिटमेंट को याद दिलाने की कोशिश की गई है। तो वर्ल्ड बैंक इसको होस्ट करता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, क्रिटिकल गैप्स को इंश्योर करता है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड करता है कि जूनोटिक डिजीज सर्वेलेंस कर पाए, इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे बचा जा सके, ये सारी चीज़ें। गाइस नेक्स्ट उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेंगे फिजिकल पॉलिसी के लिए। अभी तक आप इतना रिवाइज करिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट मेक बोर और फिर आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। कीप डूइंग इट, होप यू आर लाइकिंग द सेशंस। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। And thank you for listening. Do like, share and subscribe to our channel.